खुदी हुई जमीन पर पटेल के गुंडों की लाशें गलने सड़ने लगी थीं। दो चार गिद्ध जाने कहां से आकर लाशों को भंबोड़ रहे थे। मैं राइफल कांधे से लटकाए मजे मजे से टहलता पटेल के डेरे की तरफ जा रहा था। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छा रहे थे। सूरज उनके पीछे छुप गया था और दरिया पर छांव आ गई थी। मैंने सोचा कि सीधा जंगल से नारियल इकट्ठे करके ले आई होगी। उसे कहूंगा कि आज नारियल के दूध की चाय बनाए। इस किस्म की चाय मैंने एक बार मद्रास में पी थी। जंगल के किनारे दरख्तों में से होता हुआ मैं डेरे पर आ गया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। डेरे की दीवार के पास एक कच्ची मुंडेर ढह गई थी। जब मैं टीले की तरफ गया था तो ये मुंडेर बिल्कुल सालिम थी। मैंने सोचा शायद कोई गीदड़ डर कर घबराहट में भागते हुए इस कच्ची मुंडेर से टकरा गया हो। मुंडेर जमीन से बमुश्किल 2 फुट ऊंची थी और डेरे के अहाते के इर्द गिर्द बनी हुई थी। अचानक मुझे जमीन पर मुंडेर की गिरी हुई मिट्टी पर घोड़े के सुमों के गहरे निशान नजर आए। मुझे जैसे बिजली का करंट सा लगा और मैं छलांग लगाकर मुंडेर को फांद गया। राइफल मैंने अपने हाथों में मजबूती से थाम ली। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। यहाँ भी घोड़ों के सुमों के निशान थे। मैं राइफल पकड़े लपक कर झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी, मगर इस आलम में थी कि वहां सिवाय खाली पलंग के और कुछ नहीं था। न रेशमी बिस्तर और न कपड़ों का बक्स, न घी के कनस्तर और न आटे चावल की बोरियां। मैं तेजी से बाहर निकल आया। समझ गया कि ये डाकुओं का कारनामा है, मगर अब मुझे सिधा की फिक्र थी। वो जंगल में गई थी। घास पर कुछ दूर तक घोड़ों के सुमों के निशान चले गए थे। आगे सुमों के निशान तो नहीं थे, मगर झाड़ियां घोड़ों के सुमों तले कुचली हुई थी। मैं बढ़ता चला गया। मैं दरख्तों की आड़ लेता कदम कदम आगे बढ़ रहा था। मैंने सिधा को आवाज दी, कोई जवाब न आया। दूसरी बार ज्यादा जोर से पुकारा। जंगल में सन्नाटा ही छाया रहा। मेरी कनपट्टियां तक धड़कने लगी थी। अब महसूस हुआ कि मुझे सिधा की कितनी फिक्र हो गई थी। एक जगह जंगल में नारियल के दरख्तों का झुंड था और बेरी के जंगली दरख्त भी थे। सिधा उस जगह नारियल और बेर लेने आती थी। यहाँ घास इस तरह खुदी हुई थी जैसे घोड़े इधर उधर टापते रहे हों। जमीन पर गुलमहर का सुर्ख फूल पड़ा था। ये फूल सिधा अपने जूड़े में लगाती थी। मैंने फूल उठाया तो वो कुचला हुआ था। मैं फूल उठा ही रहा था कि मेरी नजर एक ऐसी शय पर पड़ी कि मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। ये सिधा के सांप बेटे की कटी हुई लाश थी। उसे तलवार या खंजर से 3 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके कटे हुए जिस्म पर चूंटियां रेंग रही थीं। मैंने सिधा के काले सांप बेटे को पहचान लिया था। सिधा का सांप बेटा हलाक कर दिया गया था। इसका मतलब था कि सिधा को डाकू अगवा करके ले गए हैं। सांप ने हमला किया होगा और किसी डाकू ने तलवार का वार करके उसके टुकड़े कर डाले। जंगल आगे जाकर घना हो गया था और घोड़े के सुमों के निशान भी गायब हो गए थे। मैं डाकुओं की तलाश में दूर तक निकल गया था कि अचानक मुझे दूर से किसी मोटर स्टीमर के भोंपू की धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए। दरिया में दूर से कोई स्टीमर चला रहा था। उस स्टीमर पर पटेल के रिश्तेदार और बेटे सवार होंगे और वो पुलिस को भी साथ लेकर आ रहे होंगे। अगर पुलिस साथ न भी हुई तब भी उनकी नफरी ज्यादा होगी। वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की पूरी तैयारी करके आ रहे होंगे और मैं अकेला ज्यादा देर तक उनसे नबर्द आजमा नहीं हो सकता था। अब मैं सिधा को तो भूल गया और मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। मैं जितनी तेज दरख्तों में भाग सकता था झोंपड़ी की तरफ भागा। दरिया के किनारे जाकर शुमाल की तरफ नजर डाली तो दूर एक स्टीमर या मोटर लॉन्च चली आ रही थी। अभी वो काफी दूर थी। मैंने झोंपड़ी में आकर चप्पल उतार कर अपने पुराने जॉगिंग बूट पहने, जिस्म के गिर्द चादर लपेटी। मेरी सारी बंदूकें और 303 की दोनों राइफलें, कारतूस और गोलियां वगैरह डाकू अपने साथ ही ले गए थे। सिर्फ वही राइफल और गोलियां बची थीं जो मेरे पास थीं। यहाँ सब्जी और फल काटने वाली एक छुरी भी थी। मैंने उसे अपनी धोती में उड़स लिया और सिधा का दिया हुआ सांप का मनका अपनी जेब में रख लिया। मैं एक बार फिर दरिया की तरफ आ गया। स्टीमर अब करीब आ गया था और उसके ऊपर लहराने वाला गुजरात पुलिस का नीला और गेरुए रंग का झंडा हवा में फड़फड़ाता नजर आ रहा था। मैं छलांग लगाकर पटेल की दरिया के किनारे मोटर कश्ती में गया। जीना उतर कर मिट्टी के तेल का कनस्तर लेकर उस तेल के इंजन के पास उलट दिया। फिर कपड़े के एक टुकड़े को आग लगाकर फेंका और बाहर निकल कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मोटर कश्ती के इंजन ने आग पकड़ ली थी। उसमें से पहले धुआं और फिर आग के शोले बुलंद होने लगे। मैंने अपनी समत का तायुन शुमाल मगरिब की तरफ कर लिया था, क्योंकि उसी रुख पर बड़ौदा और अहमदाबाद के वस्ती जंगल में वो पुराना कलानुमा खंडर था जिसके जेर जमीन लेबोरेटरी में मेरे साथी एजेंट अमजद के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी नौजवान लड़की नौरीन कैद थी। नारियल के झुंड में सिधा के सांप बेटे की लाश अब चींटियों से पूरी तरह ढक गई थी। यहाँ पहुंचकर मुझे पीछे दरिया की तरफ से एक धमाका सुनाई दिया। ये पटेल की मोटर कश्ती के फटने का धमाका था। उसके साथ ही मोटर लॉन्च के भूंपू की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। मालूम हुआ कि पुलिस पार्टी दरिया के किनारे पहुंच चुकी थी। मैंने ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर दिया। अब हर दूसरे कदम पर दरख्त मेरा रास्ता रोकते थे, लेकिन पीछे मेरी और मेरे मुस्तकबिल की मौत मेरे ताक़ुब में थी और आगे एक अहम तरीन मिशन मेरे इंतजार में था। मैं भागता चला गया। जंगल इस कदर घना था कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। खुदरौ झाड़ियां, दरख्तों
की लटकती टहनियां और घुटनों तक घास कदम कदम पर मजाहमत कर रही थी। फिर भी मैं उन रुकावटों को अबूर करता जितनी तेज भाग सकता था भागा जा रहा था। गुजरात पुलिस की लॉन्चों के भोंपुओं की आवाज मेरा पीछा कर रही थी। पटेल की जिस मोटर लॉन्च को मैंने आग लगाई थी उसके धमाके बंद हो गए थे। ऐन मुमकिन था कि पटेल के अड्डे पर लाशों को देखकर पुलिस मेरी तलाश में जंगल में निकल खड़ी हो, मगर ये जंगल इस कदर घना और दुश्वार गुजार था कि अगर मैं उसके वस्त की जानिब मजीद आगे निकल जाता तो फिर पुलिस तो क्या, भारतीय फौज के जवान भी मेरा खोज नहीं लगा सकते थे। चुनाचे मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। इन जंगलों के नशीब फराज से वाकफियत और कुछ मेरा तजुर्बा, ज्यादातर जवानी का ताजा वलवला परवर खून और कौमी जज्बा मेरी हिम्मत बढ़ा रहा था। पटेल के डेरे से उठाई हुई कीमती राइफल गोलियों की पेटी के साथ ही मेरे कांधे से लटकी हुई थी। मेरा लिबास पटेल ही के संदूक से निकला हुआ धोती कुर्ता था। ऊपर मैंने चादर लपेट रखी थी। धोती में फल काटने वाली छुरी उड़स रखी थी। जेब में माचिस की डिब्बियां भी थी। पाँव में जॉगिंग शूज थे। रुपया पैसा मेरे पास था नहीं। सौराष्ट्र में सर्दी बहुत कम पड़ती है। चुनाचे मौसम सरमा में भी इन जंगलों में गर्मी और हब्स की कैफियत थी। मैंने चादर उतार कर एक जगह झाड़ियों में अच्छी तरह से छुपा दी। जब मैं जंगल में दाखिल हुआ था तो सूरज दरिया की समत गुरूब हो चुका था और जंगल में शाम का अंधेरा बड़ी तेजी से उतरने लगा था। ये बात मेरे हक में जाती थी। दूसरी तरफ मुझे शेर और चीते और सांप बिच्छू का डर भी था। सांप के जहर पर काबू पाने के लिए तो मेरे पास उसका तिर्याक यानी मेरी हमदम मेरी दोस्त और अब मेरी महबूबा सिधा का दिया हुआ सांप का मनका मौजूद था, लेकिन शेर, चीते और हाथी के बराह रास्त और अचानक हमले से बचाव मुश्किल था। अभी मैं पुलिस पार्टी से इतना करीब था कि किसी दरख्त पर बैठकर रात बसर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बस अल्लाह के नाम का विर्द करता, दिल में अपनी जिंदगी की दुआएं मांगता, दरख्तों और झाड़ियों से उलझता अंधेरे में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। समत का तयन मैंने खास अंदाजे से किया था। उस जंगल में मैं पहले भी सिधा के साथ सफर कर चुका था। मेरी मंजिल बंबई शहर थी, जो उस वक्त मुझे हजारों मील के फासले पर महसूस होता था। मुझे सौराष्ट्र की सरहद को पार करके महाराष्ट्र के प्रांत में दाखिल होना था। अकब में पुलिस पार्टी की लॉन्चों के भोंपुओं की आवाज अब नहीं आ रही थी। पीछे एक फायर की आवाज से जंगल गूंज उठा और दरख्तों के परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। ये 303 की राइफल का फायर था। शायद पुलिस मेरे ताकुब में चल पड़ी थी, या ऐसा भी हो सकता था कि ये फायर मुझे दहशतज़दा करने के लिए दागा गया हो। इतना मुझे मालूम था कि गुजरात पुलिस के सूखे साखे सिपाहियों में इतना दमखम नहीं है कि वो रात के अंधेरे में इतने खतरनाक जंगल का रुख करें। ताहम मैं जरा सी भी गफलत नहीं करना चाहता था। मैं किसी जगह रुके बगैर आगे बढ़ता गया। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया और मैं भी थक गया तो एक जगह घास में छुपे हुए पत्थरों के पास बैठकर सस्ताने लगा। जब सांस कुछ ठीक हुआ तो अल्लाह का नाम लेकर फिर चल पड़ा। ये हिम्मत तलब दुश्वार गुजार सफर रात गए तक जारी रहा। अब मैं इतना थक चुका था कि एक कदम चलने की सकत न थी। प्यास भी लग रही थी। कोई नदी नाला अभी तक मुझे नहीं मिला था। मैं एक जगह बेदम होकर बैठ गया। लिबास भी कई जगह से फट गया था। राइफल और गोलियों की पेटी अपने सामने जमीन पर डाल दी और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ऐन उस वक्त जंगल किसी शेर की धाड़ से गूंज उठा। मैंने चौंक कर अंधेरे में जिधर से आवाज आई थी उधर गौर से देखा। तारीकी में भूतों की तरह इस्तादा देवकामत दरख्तों के हयूलों के सिवा और कुछ नहीं था। शेर की धाड़ करीब से बुलंद हुई थी। हो सकता है ये कोई आदमखोर शेर हो और उसे मेरी बू आ गई हो। मैंने राइफल उठाकर कांधे पर डाली और एक दरख्त पर चढ़कर उसके दो शाखे पर बैठ गया। ये दो शाखा जो जमीन से काफी बुलंद था, मेरे लिए ये एक मचान का काम दे रहा था। मैंने एक मोटी सी टहनी से टेक लगा ली। मच्छरों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये एक नई मुसीबत थी। बहरहाल मुझे इस मुसीबत का मुकाबला करना था। मैंने धोती उतार कर उसमें अपना सारा जिस्म लपेट लिया। सिर्फ आंखें खुली थी। किसी ने सच कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं उसी हालत में दरख्त की टहनी से टेक लगाए सो गया। चिड़ियों की चहकार से मेरी आंख खुल गई। दरख्तों में और दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। मैं एक पल के लिए दम साधे वहीं बैठा माहौल का जायजा लेता रहा। सिवाय चिड़ियों की चहकार और परिंदों की बोलियों के वहां दूसरी कोई आवाज नहीं थी। दरख्त से उतरकर मैंने धोती बांधी, छुरी को कुर्ते की जेब में रखा, राइफल के चैम्बर को चेक किया। चैम्बर मैगजीन से भरा हुआ था। प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पत्थरों में पानी का छोटा सा झरना नजर आया। इस झरने में से शफाफ पानी बहकर एक जगह जमा हो रहा था। जी भरकर पानी पिया, मुंह धोया, खुदा का शुक्र अदा किया और अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गया। ये सारे का सारा इलाका सतह मुर्तफा का था। नाहमवार पथरीली जमीन को दरख्तों ने ढांप रखा था। खुदा खुदा करके घना जंगल खत्म हुआ। सामने धूप की रोशनी में फैला हुआ ऊंचा नीचा घास का मैदान था, जिसके आखिर में एक जगह दरख्तों की छांव में कुछ झोंपड़े दिखाई दे रहे थे। इन झोंपड़ियों में एक जगह धुआं उठ रहा था।
पास ही कुछ खेत भी नजर आए। मेरा लिबास सौराष्ट्र के आदमियों जैसा था, लेकिन मैं उन लोगों की जबान रवानी से बोल नहीं सकता था। तहम एक हौसला था कि राइफल मेरे पास है। मैं झोंपड़ियों की तरफ चल पड़ा। ये सीधे साधे नीम जंगली देहाती थे। मैंने ये फर्जी कहानी सुनाई कि शिकारी हूँ, अपनी पार्टी से जंगल में बिछड़ गया था। उन लोगों ने मुझे मकई की रोटी और दूध पेश किया। ताजा दूध और मकई की रोटी ने मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई बहाल कर दी। उनकी जबान जंगली गुजराती जबान थी, जिसमें महाराष्ट्र प्रांत की बोली भी शामिल थी। उन्होंने कुछ बोलकर कुछ इशारों में मुझे बताया कि महाराष्ट्र की सरहद 1 दिन और 1 रात की मुसाफत पर है। मैंने 1 दिन और 1 रात वहां आराम किया। भरी हुई राइफल को मैंने अपने से अलग नहीं किया था। अगले रोज मैं ताजा दम था। यहाँ सुई धागे से मैंने अपने कपड़ों की थोड़ी सी मरम्मत भी कर ली। उनकी औरतें जो चांदी के जेवरात से लदी फंदी थीं, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन लोगों की मेहमान नवाजी मुझे हमेशा याद रहेगी। जब चलने लगा तो उन्होंने मकई की 4 मीठी रोटियां बांध कर साथ दी। मैंने हिंदुओं की तरह उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और अपने सफर पर रवाना हो गया। मैंने 1 दिन और 1 रात का ये पुरखतर जंगली सफर कैसे तय किया, कैसे सौराष्ट्र प्रांत की सीमा पार करके महाराष्ट्र की सरहद में दाखिल हुआ और फिर किन जान जोखों से मंजिलों पर मंजिलें तय करता रहा और महाराष्ट्र के एक छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। अगर मेरी ट्रेनिंग और जफाकशी साथ न देती तो मेरा इन आदमखोर जंगलों से जिंदा निकल आना मुहाल था। जिस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लिबास तार तार था। मच्छरों के काटने की वजह से चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन राइफल और गोलियां अब भी मेरे पास थीं। मैं सीधा उस छोटे रेलवे स्टेशन मास्टर से जाकर मिला और उसे ये कहानी घड़कर सुनाई कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ और अपनी शिकार पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया हूँ। मैं तमिल जबान में बात कर रहा था। मेरा रंग भी सांवला हो गया था। स्टेशन मास्टर नाटे कद का उथेड़ उम्र का मरहट्टा था। मैं तमिल जबान बड़ी रवानी से बोल रहा था। स्टेशन मास्टर को मेरी दास्तान पर लाजमी तौर पर यकीन करना ही पड़ा। वो मुझे अपने छोटे से क्वार्टर में ले गया, जहाँ उसकी पत्नी मौजूद थी। मुझे हैंड पंप के नीचे नहाने को कहा गया, नए कपड़े पहनने को दिए गए, खाना खिलाया गया। कई दिनों के बाद चाय पीने को मिली। स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि ये महाराष्ट्र का नामापल्ली रेलवे स्टेशन है। मैंने उसे कहा कि बंबई में मेरे बड़े भाई कृष्णमाचारी जी रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। आप मुझे किसी तरह बंबई शहर पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने नहाने के बाद उन पर असर डालने के लिए पूजा पाठ भी की और तमिल जबान में रामायण के कुछ श्लोक भी ऊंची आवाज में पढ़े। माथे पर केरला के आचार्यों की तरह वैष्णु देवता का तिलक भी लगाया। ये स्टेशन मास्टर वैसे ही बड़ा नेक दिल था। उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मुझे नामापल्ली से बंबई तक का एक रेलवे पास बना देगा। बोला, तुम ये पास रास्ते में टिकट चेक करने वालों को दिखाते जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने उस मरहट्टे स्टेशन मास्टर के पास 3 रोज कयाम किया और फिर से ताजा दम हो गया। एक रात को मुझे ट्रेन में सवार करा दिया गया। मैंने स्टेशन मास्टर का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और उसे धन्यवाद कहा और ट्रेन मुझे लेकर बंबई की तरफ रवाना हो गई। ये भी काफी लंबा सफर था। रास्ते में कई मकामात पर ट्रेन बदलनी पड़ी। राइफल और गोलियों की बेल्ट अब भी मेरे पास थी। मुझे खूब मालूम था कि अभी एक अहम तरीन और खतरनाक मिशन मेरे सामने है, यानी बंबई में अपने खुफिया एजेंट हकीम सुलेमान शाह से मिलने के बाद मुझे बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियानी जंगलात में वाक़े पुराने किले के खंडरात से अगवाशुदा पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी जवां साल बेटी नौरीन को बरामद करके पाकिस्तान पहुंचाना है। और इस मुहिम में मुझे उस राइफल की अशद जरूरत थी। चुनाचे मैं राइफल को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। ट्रेन में मरहट्टे मुसाफिर मुझसे राइफल के बारे में पूछते तो मैं तमिल और गुजराती मिली हिंदी में उन्हें यही जवाब देता कि मैं शिकारी हूँ। वो बड़े हैरान होते क्योंकि एक धर्मचारी और विष्णु का पुजारी शिकार का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन्हें ये कहकर चुप करवा देता कि मैं ब्राह्मू समाज का आचारी हूँ, जो गोश्त भी खाते हैं और मुर्गी भी मारते हैं। बहरहाल खुदा खुदा करके मेरा ये अजियतनाक सफर खत्म हुआ और एक रोज जबकि दिन अभी निकला हुआ था, ट्रेन भारत के सबसे खूबसूरत उरुसुल बिलाद बंबई शहर के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। इस शहर में मैं पहले भी आवारागर्दी कर चुका था। मेरे लिए ये कोई नया शहर नहीं था। नेक दिल मरहट्टा स्टेशन मास्टर ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जिनमें से सिर्फ मेरे पास 3 रुपए ही बाकी बचे थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने एक विक्टोरिया वाले से चरनी रोड जाने को कहा। उसने कहा, आचार्य जी 5 रुपए लूंगा। मैं बंबई के बूरी बंदर रेलवे स्टेशन पर उतरा और जहाँ से चरनी रोड काफी दूर था। 5 रुपए किराया ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 रुपए थे। मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता था कि विक्टोरिया वाले को ये पता चले कि मैं चरनी रोड पर हकीम सुलेमान शाह के मतब पर गया हूँ। मैंने कहा कि मुझे चरनी रोड से पीछे उतार देना, 3 रुपए दूंगा। वो राजी हो गया। रास्ते में मुझसे पूछने लगा, आचार्य जी तो जीवन हत्या नहीं करते, फिर आप ये बंदूक किस लिए उठाए फिर रहे हैं? मैंने कहा कि ये बंदूक मेरे एक भाई बंद की है, उसे देने जा रहा हूँ। बंबई का मौसम बहुत खुशगवार था। धूप निकली हुई थी। बंबई की आलीशान सरबफलक इमारतों में दिन की रोशनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सड़कों पर लोगों का हुजूम चल फिर रहा था। विक्टोरिया नपी तुली रफ्तार से चल रही थी। मुझे सोचने का मौका मिल गया था। विक्टोरिया टुक टुक करती
सड़क पर चली जा रही थी। ये चर्च रोड थी। यहाँ से 2 सड़कें गुजरने के बाद चरनी रोड आ जाता था। चरनी रोड के कोने पर पहुंचकर मैंने विक्टोरिया वाले से कहा, बस भैया मुझे यहीं उतार दो, मेरे 3 रुपए यहाँ खत्म हो गए। विक्टोरिया वाला, जिसने तुर्की टोपी पहन रखी थी, ऊपर गद्दी पर बैठे बैठे मुस्कुराकर बोला, स्वामी जी कोई बात नहीं, मैं आपको चरनी रोड पर ही पहुंचा देता हूँ। लेकिन मैं एहतियात के तौर पर चरनी रोड के नाके पर उतर गया। मैं कुशादा सड़क के दोनों तरफ चाय के होटल और दुकानों के बोर्ड पढ़ता आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चला जा रहा था। आधी सड़क तय करने के बाद मुझे फुटपाथ पर एक जगह सुलेमानिया दवाखाना का छोटा सा उर्दू में लिखा हुआ बोर्ड नजर आया। यही मेरी मंजिल थी। दवाखाने की एक छोटी सी ड्योढ़ी थी। एक जानिब कमरे में गोल मेज पर अखबारात रखे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। यह हकीम साहब की लाइब्रेरी थी। आगे सामने दवाखाने का दरवाजा था। मैं दवाखाने में दाखिल हो गया। एक नौउम्र लड़का फर्शी नशिस्त के पास बैठा दवाइयों की पुड़िया बांध रहा था। हकीम साहब की नशिस्त पर एक पुरानी वज़ा की संदूकची रखी थी। हकीम साहब खुद मौजूद नहीं थे। मैं वहीं नशिस्त के करीब दरी पर बैठ गया और लड़के से कहा, बच्चा जाकर शाह जी से कहो स्वामी जी बड़ी दूर से इलाज करवाने आए हैं। लड़का बड़ी बेनियाजी से बोला, शाह जी 10 बजे से पहले बाहर नहीं आते। मैंने अपने पेट को दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, बच्चा मेरे पेट में बड़ा दर्द है, जाकर हकीम जी को बुला, दर्द से मरा जाता हूँ। मैंने अदाकारी शुरू कर दी। लड़का मेरी अदाकारी से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया। जल्दी से उठकर दुकान के अकबी हिस्से में गायब हो गया। मैंने दवाखाने का जायजा लिया। मामूली सा दवाखाना था। लकड़ी के खानों में किस्म किस्म के लेबलों वाली दवाइयों के डिब्बे और बोतलें रखी थी। दीवार पर गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीरें भी लगी थीं। लड़के ने वापस आकर कहा, शाह जी आ रहे हैं, और वो दोबारा पुड़िया बांधने में मसरूफ हो गया। मैंने दर्द की अदाकारी जरा कम कर दी। थोड़ी देर बाद लड़के ने मेरी राइफल की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप शिकारी हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बच्चा, मैं शिकारी नहीं हूँ, ये तो किसी की अमानत है, मैं तो चूंटी भी नहीं मार सकता, जैनी हूँ। थोड़ी देर बाद एक दुबले जिस्म वाला उधेड़ उम्र का सांवला सा आदमी कुर्ते पजामे में मलबूस हाथ में तस्बीह लिए दाखिल हुआ। उसका सर दरमियान से गंजा था और कनपट्टियों पर सफेदी आ चुकी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे मेरे आने पर कोई खुशी नहीं हुई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हकीम जी संदूकची के पास बैठ गए और नागवारी से बोले, स्वामी जी मैं 10 बजे दुकान पर आता हूँ, बाहर बोर्ड पर लिखा है, गुजराती में भी और हिंदी उर्दू में भी। खैर कहिए आपको क्या तकलीफ है? मैंने बड़ी लजाजत से कहा, शाह जी क्षमा करें, मैं परदेसी हूँ, पेट में बड़ा दर्द था इसलिए आपको तकलीफ थी। हकीम जी ने मेरी तरफ देखे बगैर ही एक बोतल में से कोई माजून निकाल कर कागज पर डाली और मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, इसे चाट लें, अभी दर्द जाता रहेगा। मैंने माजून वाला कागज हाथ में लेकर उसे गौर से देखा और कहा, महाराज गाँव में वेद जी ने कहा था कि अगर नीले रंग का मरवारेद मिल जाए तो दर्द फिर कभी नहीं उठेगा। नीले मरवारेद का सुनना था कि हकीम जी एक पल के लिए जहाँ बैठे थे वहीं पत्थर की तरह साकित हो गए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ अब भी आंख उठाकर न देखा। जो लड़का पुड़ियां बांध रहा था उसे कहा, अब्दुल जा चाय वाले से 2 चाय ले आ। लड़का वहीं काम छोड़कर दवाखाने से निकल गया। उसके जाने के बाद भी हकीम जी ने किसी तजस्सुस का इजहार न किया। संदूकची का ढकना उठाकर उसमें से कुछ तलाश करते हुए बोले, स्वामी जी जिस रंग के मरवारेद का आपने जिक्र किया है वो तो कहीं नहीं मिलता। मैंने आगे झुककर आहिस्ता से कहा, मुझे तो यही बताया गया था कि आपके पास नीला मरवारेद मौजूद है। हकीम जी ने संदूकची का ढक्कन बंद कर दिया। नशिस्त पर से एक कागज और पेंसिल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, जिसने आपको ये कहा था उसका नंबर लिख दें यहाँ। मैंने अपना वो खास कोड नंबर लिख दिया जो पाकिस्तानी चीफ ने मुझे बताया था और जिसकी खबर हकीम सुलेमान शाह को भी कर दी गई थी। कागज पर नंबर पढ़ते ही हकीम जी ने कागज को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। उठते हुए बोले, मेरे साथ आओ। वो मुझे दवाखाने के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गए जहाँ दीवार के साथ मध्यम सा बल्ब जल रहा था और एक पलंग पर मैला सा बिछोना बिछा था। मेज पर टाइम पीस, अखबार, एक रिसाला, माजून की शीशी, चम्मच और गिलास पड़ा था। एक पुरानी सी कुर्सी पलंग की पायंती के करीब ही रखी हुई थी। हकीम जी ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। खुद पलंग पर बैठ गए। बोले, उसका नाम क्या था जिसने तुम्हें मेरे पास नीला मरवारेद लेने के लिए भेजा है? मैंने आहिस्ता से कहा, अमजद। ये हकीम जी का आखिरी इम्तिहान था। उसके बाद वो मुतमईन से नजर आने लगे। मुझे राइफल और गोलियों की पेटी कोने में रखने को कहा। इतने में लड़का चाय के 2 कप ले आया। उसके आने की आहट पाते ही हकीम जी ने मेरी नब्ज पकड़ ली। लड़का चाय के कप रख कर चला गया। हकीम जी ने मेरी कलाई छोड़ दी और कहा, चाय पियो। कमरे में खामोशी छा गई। हकीम जी चाय का घूंट पीकर बोले, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैंने उन्हें बताया कि मैं सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के पुरखतर तवील दुश्वार गुजार जंगलों का सफर करके उनके पास पहुंचा हूँ। उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। चाय का प्याला तपाई पर रखकर उठे, दरवाजा खोलकर बाहर गए। थोड़ी देर बाद वापस आए, दरवाजा बंद किया और पलंग
पलंग पर बैठ गए। चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा और संजीदा लहजे में बोले, हालात ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। मैं सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, 2 रोज हुए पाकिस्तान से चीफ ने तुम्हारे लिए एक नया ऑर्डर भेजा है, तुम्हें कश्मीर जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी को निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है। हकीम जी ने चाय का कप तपाई पर रख दिया, बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर झांका, फिर मेरी तरफ मुंह करके बोले, डॉक्टर आफरीदी वाला मिशन किसी दूसरे एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया है। कश्मीर मिशन बहुत अर्जेंट और हंगामी मिशन है। तुम चूंकि कमांडो हो और पहले भी पठानकोट में एक कामयाब ऑपरेशन सरंजाम दे चुके हो, इसलिए तुम्हें खास तौर पर इस मिशन पर भेजा जा रहा है। मैंने सवाल किया, क्या ये कोई मिलिट्री मिशन है? वो बोले, हाँ, ये बड़ा ही सीक्रेट, अहम और अर्जेंट फौजी मिशन है। मैं तुम्हें इसकी सारी तफसीलात बता दूंगा। पहले तुम मेरे इस बिछोने पर आराम करो, तुम सो जाओ। अब तुम अपने आप कोठरी से बाहर मत आना। ये कहकर हकीम जी दरवाजा बंद करके चले गए। नरम बिछोना मिला तो लेटते ही नींद आ गई। दोपहर के 1 बजे हकीम जी ने आकर मुझे जगाया। वो मेरे लिए खाना तैयार करके लाए थे। बकरे का गोश्त और रोटियां थीं। मैंने खूब सैर होकर खाया। हकीम जी ने मतलब की कोई बात न की और मुझे दोबारा सुला दिया। अब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। हकीम जी खुद मेरे लिए चाय ले आए। अब भी उन्होंने मेरे सीक्रेट फौजी मिशन के बारे में कोई बात न की। चाय पर वो मुझसे मेरी पुरानी मुहिम की तफसीलात सुनते रहे। जब रात हो गई तो उन्होंने मेरे साथ खाना खाया और कहा, मैं दवा खाने में सोऊंगा, तुम इसी पलंग पर आराम करो, मैं सुबह की नमाज के वक्त आऊंगा। हकीम जी फिर चले गए। बत्ती उन्होंने जाते ही गुल कर दी थी। मैं कुछ देर अपने नए फौजी मिशन के बारे में कयास आराइयां करता रहा कि जरूर कोई अहम मिशन होगा। कश्मीर में दुश्मन की किसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर या किसी अहम फौजी मोर्चे को उड़ाना होगा। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई।